तू तोड़ दे वो कसम जो तूने खाई है, तू तोड़ दे वो कसम जो तूने खाई है, कभी कभी याद करने में क्या बुराई है। तुझे याद किए बिना रहा भी नहीं जाता, तुझे याद किए बिना रहा भी नहीं जाता, तूने दिल में ऐसी जगह जो बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर द सोल्जर के बारे में। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उसको हल करेंगे, इसलिए आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। तो आइए इस सेशन की शुरुआत इस शानदार सवाल के साथ करते हैं। आज का जो पहला सवाल हमारा है, हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर जो पोएम है इसको कंपोज किसने किया है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि द सोल्जर जो है वह क्या है, एक वॉर सोनेट है। द सोल्जर क्या है बाबू? एक वॉर सोनेट है, या इसको हम लोग वॉर पोएम भी कह सकते हैं। और ये जो वॉर पोएम है इसको कंपोज करने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है बाबू? रूपर्ट ब्रूक नाम है। और ये रूपर्ट ब्रूक जो है वह वॉर पोएट के रूप में जाने जाते हैं, पैट्रियोटिक पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द पोएट वॉर्म। व्हेन वॉज द पोएट वॉर्म। यहाँ पे देखिए क्या है कि द सोल्जर पोएम के जो पोएट है उनका जन्म कब हुआ था। यानी हम बात कर रहे हैं रूपर्ट ब्रूक की, कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो है वह कब हुआ था। द सोल्जर पोएम के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो रूपर्ट ब्रूक हैं। और इनका जन्म जो है वह 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? 1887 में इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इसलिए हम लोग इनको इंग्लिश पोएट के रूप में भी जान सकते हैं कि ये इंग्लिश पोएट हैं, इंग्लैंड में चूँकि इनका जन्म हुआ है। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग इनके डेथ की बात कर लेते हैं। इनका जो डेथ हुआ 1915 ईस्वी में, ये करीब 23 अप्रैल 1915 का डेथ था। और सेप्टिकेमिया नामक डिजीज़ से इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वाज दिस पोएट्री द सोल्जर रिटेन। कहते हैं कि ये जो पोएट्री है, द सोल्जर जो पोएट्री है, ये जो एक पैट्रियोटिक पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति वाला कविता है, देशभक्ति से ओतप्रोत भाव वाली कविता है। और ये कविता कब लिखी गई थी और क्यों लिखी गई थी? देखिए ये कविता जो है वह सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए लिखी गई थी रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, और प्रथम विश्व युद्ध के पहले फेज में लिखी गई थी। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के है ना पहले लिखी गई थी। तो बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बिफोर वर्ल्ड वार 1। क्योंकि 1915 ईस्वी में तो जो है वह इनकी डेथ ही हो जाती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था बाबू? 1914 से लेकर के 1918 तक। और इनकी डेथ कब हो जाती है? 1915 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने जो पोएम लिखी होगी वो पोएम फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज में लिखा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट वाज द थीम ऑफ द पोएम। यहाँ पे जो हम लोग पोएम द सोल्जर पढ़ रहे हैं, ये द सोल्जर पोएम का थीम क्या है? तो द सोल्जर पोएम का थीम ये है कि पोएट जो है वह क्या सोचता है अपनी मृत्यु के बारे में, अपने देश के बारे में, उसके अंदर कैसी भावना होती है, वो मृत्यु से क्यों नहीं हिचकता है। ये जो पैट्रियोटिक फीलिंग है, पैट्रियोटिक भावना है यहाँ पे देशभक्ति का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, थिंक अबाउट द सोल्जर्स डेथ। यहाँ पे देखिए क्या है, When I should die, think only this of me। लाइन ही यही कंसर्न करता है कि जब कभी भी मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना सोचना। तो यानी लेखक जो है वह सैनिक के मृत्यु के बारे में सोचने की बात करते हैं, और उसी थीम के आधार पर ये जो आपका वॉर सोनेट है द सोल्जर वो लिखा गया है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुज लैंड बिलोंग्स व्हेन अ सोल्जर डाई। एक सोल्जर की इच्छा होती है कि जब भी मरे तो वो अपनी मातृभूमि के लिए मरे, और जहाँ भी मरे, जिस जगह पे भी मरे, वो जगह सदा के लिए उसके मातृभूमि का क्या हो जाना चाहिए, हिस्सा हो जाना चाहिए। ये एक सोल्जर की विश होती है, और इस विश के लिए ही सारे सोल्जर जो है वो फाइट करते हैं, अपनी जान को सेक्रीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से आप, वेन हुज लैंड बिलोंग्स वेन अ सोल्जर डाई, किस लैंड से बिलोंग करना चाहते हैं जब सोल्जर मरते हैं या मरेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, रूपर्ट ब्रूक चाहते हैं कि मैं जहाँ भी मरूँ वो धरती सदा के लिए किसका हो, इंग्लैंड का हो, और चाहे वो विदेश में ही क्यों ना मरे, लेकिन वो विदेश की सरजमी भी जो है वह इंग्लैंड का क्या हो जाना चाहिए, हिस्सा हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पोएट इन द सोल्जर इज डेपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ। माइजरीज का मतलब होता है दुख, दशा। कहते हैं कि द सोल्जर पोएम के जो लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक, ये रूपर्ट ब्रूक जो है वह अपने पोएम में किस चीज़ के दुख या किस चीज़ की दशा को व्यक्त करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक वॉर पोएम है, तो वॉर पोएम में जो है वह वार के जो है वह दशा को डेपिक्ट करने का काम करेंगे। युद्ध, वॉर मतलब क्या होता है बाबू, युद्ध, युद्ध की दशा को बात कर दिखाने का काम करेंगे। उसके जो है वह क्या क्या जो है वह बैड एस्पेक्ट हैं और गुड एस्पेक्ट हैं उसको दिखाने का काम करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच कंट्री इज बीइंग डिफाइंड हेयर। किस देश के बारे में बात किया गया है। द सोल्जर जो पोएम है, इस पोएम में किस कंट्री, किस देश की बात की गई है। तो द सोल्जर पोएम में जो है वह इंग्लैंड की बात की गई है। किसकी बात की गई है बाबू, इंग्लैंड की। और उस पोएम में जो है वह 6 टाइम्स यानी 6 बार जो है वह इंग्लैंड या इंग्लिश शब्द का जिक्र किया गया है। कई बार यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि द सोल्जर पोएम में इंग्लैंड या इंग्लिश शब्द का जिक्र कितने बार किया गया है, तो 6 बार किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड, क्योंकि पोएट रूपर्ट ब्रूक भी जो है वह इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। क्लियर है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑल माई रॉन्ग थिंग दैट आई हैव डन विल बी डैश आफ्टर माई डेथ। लेखक को ये लगता है, चूँकि लेखक खुद एक सैनिक हैं, पोएट हिमसेल्फ आ सोल्जर, पोएट हिमसेल्फ आ सोल्जर, लेखक खुद एक क्या है बाबू, तो सैनिक हैं। और वो ये सोचते हैं कि मैंने जो कुछ भी गलतियां करी है, मेरे इस देश ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैंने जो कुछ भी गलतियां करी है, मेरे मरने के बाद सारी गलतियां माफ़ हो जाएगी और हम सदैव जो है वह अपने देशवासियों के दिल में धड़कते रहेंगे, सदैव देशवासी हमारा हमको याद करेगा। ऐसी भावना जो है वह किनकी है, तो ऐसी भावना लेखक की है, द सोल्जर की है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी रिमूव्ड। ऑल माई रॉन्ग थिंग्स दैट आई हैव डन, जो कुछ भी गलतियां मैंने की है वो सब के सब जो है वह ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे आफ्टर माई डेथ, मेरी मरने के बाद। मतलब सब बुराइयां समाप्त, सिर्फ अच्छाइयां उभर करके सामने आएगी। द सोल्जर विल ऑलवेज रिमेंबर इन माइंड ऑफ। सैनिक जो है वह किसके दिमाग में हमेशा याद आएंगे, कौन उनको हमेशा याद करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस देश का सैनिक होता है उस देश की जनता जो है वह उसको सदैव याद करती है, उनके बलिदानों को सदैव याद करती है। तो लेखक को जो है वह उनके राष्ट्र के लोग, जो नेशन पीपल हैं, राष्ट्र के लोग हैं, वो उनके मरने के बाद सदैव उनको याद करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशन पीपल। यानी द सोल्जर जो है वह, जो लेखक हैं, जो सैनिक हैं, उनको लगता है कि हमारा जो राष्ट्र का लोग है वो हमको सदैव क्या करेगा, याद करेगा। आगे चलिए। व्हेन वाज द पोएट डाइड। देखिए पोएट की मृत्यु कब हुई। तो पोएट जो रूपर्ट ब्रूक हैं, देखिएगा ध्यान से, ये रूपर्ट ब्रूक की बात की जा रही है बाबू। तो रूपर्ट ब्रूक का जो डेथ हुआ है वो 1915 ईस्वी में हुआ है, 23 अप्रैल 1915 में हुआ है। और इनकी जो डेथ हुई है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनकी डेथ हुई है। और ये जो डेथ हुई है वो सेप्टिकेमिया नामक बीमारी से हुई है, सेप्टिकेमिया नामक बीमारी से हुई है। ये भी याद रखिए, हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। देखिए द सोल्जर जो है वह क्या है, एक सोनेट है, और सोनेट जो है वह 14 लाइन्स की एक क्या होती है, कविता होती है। 14 लाइन्स पोएम होती है, और 14 लाइन्स में पहला 8 लाइन और बाद का क्या होता है, 6 लाइन। तो पहला 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं और बाद वाली 7 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के ये कई बार पूछा गया है, तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। तो कहता है कि द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड, पहला जो 8 लाइन होता है वो क्या कहलाता है, तो पहला 8 लाइन जो है वो ऑक्टेव्स कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम। कौन पैट्रियोटिक पोएम है, कौन देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है, तो द सोल्जर जो है वह क्या है बाबू, एक पैट्रियोटिक पोएम है। क्या है बाबू, एक पैट्रियोटिक पोएम है। यहाँ पे ऑटोमन जो है वह क्या है, एक रोमांटिक पोएम है, या नेचुरल पोएम कह सकते हैं, रोमांटिक पोएम, या यूँ कह दें कि ये नेचुरल पोएम है। नेचर का डिपिक्शन इसमें आपको मिलेगा। फायर हाइम जो है वह क्या है, तो फायर हाइम एक हाइम है जिसमें अग्नि के लिए गान गाया गया है, गीत गाया गया है। और एन एपिटैफ जो है वह क्या है, तो एन एपिटैफ एक मेमोरेबल पोएम है, लव पोएम है यूँ कह सकते हैं, जो कि पोएट अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लाइन, कुछ पंक्तियाँ उसके कब्र पर बैठ करके फरमा रहे होते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज। द सोल्जर जो कि एक वॉर सोनेट है, इसके जो स्पीकर हैं, इसके जो वक्ता हैं, इसके जो लेखक हैं वो क्या है, तो द सोल्जर पोएम के जो वक्ता हैं, जो लेखक हैं, वो खुद एक सैनिक हैं, खुद एक सोल्जर हैं। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू, तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम आप लोग जान ही रहे हैं, रूपर्ट ब्रूक है, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि अफ्रेड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। और अफ्रेड का मतलब क्या होता है, भयभीत होता है। अफ्रेड का मतलब क्या होता है बाबू, भयभीत होता है। तो देखिए स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ। अब स्पीकर जो है वह, लेखक जो है वह किससे भयभीत नहीं है, तो देखिए लेखक सैनिक हैं, और सैनिक को मौत से एकदम डर नहीं लगता, डेथ से डर नहीं लगता। वो हमेशा अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द डस्ट स्टेन्ड फॉर। डस्ट किसके लिए आया है, डस्ट शब्द का जिक्र किसके लिए किया गया है। देखिए यहाँ पे 2 शब्द है, एक है रीच अर्थ। तो रीच अर्थ शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के लिए किया गया है, और रीचर डस्ट का प्रयोग जो है, रीचर डस्ट का प्रयोग सोल्जर के बॉडी के लिए किया गया है, सैनिक के शरीर के लिए किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, इस कविता में डस्ट का मतलब क्या है, तो डस्ट का मतलब जो है वह यहाँ पे सैनिक से रिलेटेड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, रूपर्ट ब्रूक इज़ रिमेंबर्ड एज ए। रूपर्ट ब्रूक को किस रूप में याद किया जाता है, तो रूपर्ट ब्रूक को जो है वह किस रूप में हम लोग याद करते हैं बाबू, तो वॉर पोएट के रूप में याद करते हैं। किस रूप में याद करते हैं, पैट्रियोटिक पोएट या वॉर पोएट के रूप में याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी उसमें पैट्रियोटिज्म का भावना, देशभक्ति का भावना निश्चित रूप से होता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पोएम डैश इज़ अ सोनेट। मैंने अभी बताया आपको कि सोनेट जो है वह 14 लाइन की कविता को कहते हैं, और कौन सी कविता जो है वह सोनेट है, तो द सोल्जर जो आपका पोएम है वो क्या है बाबू, सोनेट है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, फायर हाइम के लेखक कौन है, के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला आपको याद रखना है, ये ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन से होते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन पीपल्स पोएट इसको भी हम लोग कहते हैं। आपको कमेंट करके आज के वीडियो में ये बताना है कि स्नेक के जो है वह राइटर कौन है, स्नेक पोएम के राइटर कौन है, ये आपका प्रश्न है, ये आप कमेंट करके जो है वह ज़रूर बताइएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द लास्ट डैश लाइन्स आर नोन एज सेस्टेड। मैंने भी बताया कि द सोल्जर जो है वह क्या है, सनेट है, और इस सनेट में जो है वह 14 लाइन की जो कविताएं होती है उसका पहला 8 लाइन जो है वह ऑक्टेव्स कहलाता है,
और दूसरा 6 लाइन जो है वह क्या कहलाता है, सेस्टेट कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है बाबू, कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज़ अ सोनेट। एक कविता कितने लाइन की होती है जिसको हम लोग सोनेट कहते हैं? तो देखिए बार बार बोला जा रहा है कि जो 14 लाइन की कविता होती है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली डिस ऑफ मी इज़ अ लाइन टेकन फ्रॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। ये द सोल्जर पोएम का पहला लाइन है जिसमें लेखक अपनी विश को जो है वह एक्सप्रेस करते हैं कि इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में बस इतना सोचना। ये लाइन में जो है वह एक सोल्जर अपने विश को जो है वह एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये जो है वह लाइन कहाँ से लिया गया, द सोल्जर पोएम से लिया गया। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु शेड रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ दिया गया है कि रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसम बंदा किसने कहा। तो रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसम बंदा W.V. येट्स ने कहा था। किसने कहा था बाबू, W.V. येट्स ने उनको हैंडसमेस्ट यंग मैन के रूप में डिस्क्राइब करने का काम किया था। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द प्लेस वेयर द सोल्जर्स वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एक सैनिक की मृत्यु के बाद जो है उसका शरीर जो दफनाया जाएगा उस जगह को किस देश का हिस्सा मान लिया जाना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक जगह जहाँ पे सैनिक का शरीर क्या किया जाएगा, दफन किया जाएगा, उसको मान लिया जाना चाहिए, किसका हिस्सा मान लिया जाना चाहिए। तो उसको जो है वह इंग्लैंड का हिस्सा मान लिया जाना चाहिए। चूँकि इस पोएम में जो है वह इंग्लैंड का क्या किया गया है, जिक्र किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लैंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। A pulse in the eternal mind no less is a line from। ये VVI लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। A pulse in eternal mind no less। देखिए यहाँ पे क्या है, पोइट कहते हैं कि मेरे मरने के बाद जो है वह यहाँ के लोग जो हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं, उनके दिल में हम शाश्वत रहेंगे, हमेशा धड़कते रहेंगे, हमेशा मौजूद रहेंगे। लोग यहाँ के लोग हमको याद करेंगे। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया, तो द सोल्जर नामक पोएम से लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इन दैट रीच अर्थ आ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? कहते हैं लेखक कि मेरे मरने के बाद चाहे मेरी मौत विदेशी सरजमी पर ही क्यों ना हो, तो उस जगह पे जहाँ पे मेरी मौत हुई उसको सदैव इंग्लैंड का हिस्सा क्या कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। और इंग्लैंड का हिस्सा मानते हुए मुझे उसी सरजमी पे क्या करना है, दफना देना है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो द सोल्जर नामक पोएम से लिया गया है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब कभी ये भी पूछ देता है किस लाइन के लेखक कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको पोएम के बारे में पता रहेगा तो लेखक के बारे में आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन द पोएम द सोल्जर हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेज वर्ड इंग्लैंड। ये जो द सोल्जर पोएम है, इस पोएम में जो है वह पोएट रूपर्ट ब्रूक ने कितने बार इंग्लिश या इंग्लैंड शब्द का जिक्र किया है। तो इस कविता में पोएट ने लगभग 6 बार जो है वह इंग्लैंड या इंग्लिश शब्द का जिक्र किया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मज़ा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।